नमस्कार। एलपी सरकारी ऐप चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 6 पाठ 7 से लिया गया है। कक्षा 6 पाठ 7 से लिया गया है। हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। पुस्तक का नाम है सामाजिक विज्ञान में मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य। तो चलिए, मौर्य साम्राज्य से बहुविकल्पी प्रश्न लिए गए हैं। बहुविकल्पी प्रश्न। इस पाठ से जितने प्रश्न बन सकते थे उतने प्रश्न लिया हूँ ताकि आपको इस पाठ की संपूर्ण जानकारी हो सके। तो चलिए, अब इन बहुविकल्पी प्रश्नों को बिना देरी लगाए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आमिर भाई। पहला प्रश्न देखें। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के शासक को हराकर मौर्य वंश का शासन स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के शासक को हराकर मौर्य वंश का शासन स्थापित किया? नंद वंश के शासक को हराकर, या गुप्त वंश के शासक को हराकर, या शुंग वंश के शासकों को हराकर, या कुषाण वंश के शासक को हराकर? प्रश्न नंबर 1। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के शासक को हराकर मौर्य वंश का शासन स्थापित किया? तो ये नंद वंश के शासकों को हराया। नंद वंश के शासक घनानंद ने कौटिल्य का अपमान किया था। उस अपमान का बदला लेने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कूटनीतिक प्रशिक्षण दिया। अपने संरक्षण में उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासकों को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? ऑप्शन ए कौटिल्य था, ऑप्शन बी चाणक्य थे, या ऑप्शन सी विष्णुगुप्त, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों नाम एक ही हैं। कौटिल्य का नाम कौटिल्य भी था, चाणक्य भी था, विष्णुगुप्त भी था। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना कब की? चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना कब की? 322 ईसा पूर्व, या 332 ईसा पूर्व, या 261 ईसा पूर्व, या 269 ईसा पूर्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना कब की, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये स्थापना किया था 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व। 261 में अशोक महान थे। 269 में कलिंग का युद्ध होता है। तो आपसे पूछा जा रहा मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? तो 322 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4। किस यूनानी सेनापति ने पश्चिमोत्तर भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय आक्रमण किया? किस यूनानी सेनापति ने
पश्चिमोत्तर भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय आक्रमण किया? सेलुकस ने आक्रमण किया, या ऑप्शन बी मेगास्थनीज ने आक्रमण किया, या ऑप्शन सी इब्न बतूता ने आक्रमण किया, या ऑप्शन डी अमीर खुसरो ने आक्रमण किया। तो प्रश्न नंबर 4, किस यूनानी सेनापति ने पश्चिमोत्तर भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय आक्रमण किया? तो उस सेनापति का नाम क्या था? उस यूनानी सेनापति का नाम था सेलुकस। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। यूनानी सेनापति सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर कब आक्रमण किया था? यूनानी सेनापति सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर कब आक्रमण किया था? 305 ईसा पूर्व में, या 310 ईसा पूर्व में, या 315 ईसा पूर्व में, या 322 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 5, यूनानी सेनापति सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर कब आक्रमण किया था? 305 ईसा पूर्व, 310 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, या 322 ईसा पूर्व। तो ये आक्रमण किए थे 305 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, यूनानी सेनापति सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा? प्रश्न नंबर 6, यूनानी सेनापति सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा? मेगास्थनीज को भेजा था, या टालमी द्वितीय को भेजा था, या फाहियान को भेजा था, या अमीर खुसरो को भेजा था। प्रश्न नंबर 6, यूनानी सेनापति सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो ये भेजे थे मेगास्थनीज को, जिनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये पुस्तक परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो ये भी साथ में याद रखेंगे, मेगास्थनीज। प्रश्न नंबर 7, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ये लीजिए भाई, प्रश्न ही आ गया। जो प्रश्न आपसे अभी बोल रहा था कि ये पूछा जाता है परीक्षाओं में, ये पुस्तक पूछी जाती है परीक्षा में, उस पुस्तक का नाम आ गया है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है, या अर्थशास्त्र है, या मुद्रा राक्षस है, या कुमार संभवम है। तो कुमार संभवम कालिदास की पुस्तक है। कालिदास की पुस्तक है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है। विशाख दत्त की पुस्तक है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की पुस्तक है। कौटिल्य की पुस्तक है। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। अब आप समझ गए होंगे, ये चारों पुस्तकों को नाम दिया है, चारों का व्याख्या किया हम। अब आप चारों पुस्तकों के बारे में जान गए होंगे कि चारों पुस्तकों के लेखक कौन हैं। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है भाई? इंडिका है। फिर से अर्थशास्त्र की पुस्तक कौटिल्य ने लिखी है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी। कुमार संभवम कालिदास ने लिखी। ये तीनों पुस्तकें भी महत्वपूर्ण है। फिर से सुन लें, इंडिका मेगास्थनीज, अर्थशास्त्र कौटिल्य, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, कुमार संभवम कालिदास। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन नहीं हैं? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन नहीं हैं, ये पूछा जा रहा है। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त,
या मेगास्थनीज यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। प्रश्न पे ध्यान देना। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन नहीं, और ये चीज़ बार बार बता रहा हूँ। कोई ही प्रश्न आए तो प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ें, समझें, याद करें, फिर बाद में ऑप्शन पे जाया करें। अब यहाँ पे नहीं लिखा है तो नहीं है, तो ये कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति हैं। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति हैं, और इसमें नहीं है तो ये तीनों तो एक ही नाम है। अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे हैं मेगास्थनीज। आपका उत्तर होगा मेगास्थनीज, क्योंकि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। तो आप नहीं है तो नहीं मेगास्थनीज, क्योंकि यहाँ अर्थशास्त्र पूछा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, मेगास्थनीज ने अपनी भारत यात्रा विवरण में किन चीज़ों का जिक्र किया है? मेगास्थनीज ने अपनी भारत यात्रा विवरण में किन चीज़ों का जिक्र किया है? तो चलिए भाई, किन चीज़ों का जिक्र किया है वो भी हम याद करते हैं, याद कराने का प्रयास करते हैं। मेगास्थनीज ने कहा है लोग सभ्य थे, वो अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। मेगास्थनीज ने कहा कि भारत के लोग सभ्य थे, वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। दूसरा देखें, वो अपनी कही बातों का पालन करते थे। मेगास्थनीज बोला कि वहाँ के लोग अपनी कही बातों का पालन करते थे। आज लोग अपनी बातों से मुकर जाते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, पर मेगास्थनीज ने कहा था वो अपनी कही बातों का पालन करते थे। तीसरा देखिए, वह झूठी गवाही नहीं देते थे। आज अधिकतर गवाही सब झूठी होती है, पर मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में लिखता है कि वो झूठी गवाही नहीं देते थे। डी देखें, उनके महल सोने चांदी से बने थे। ये लो भाई, ये भी आ गया, उनके महल सोने चांदी से बने थे, ऐसा मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है, तो ये भी सही है। फिर ई ऑप्शन देखें, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का क्षेत्रफल 9 मील लंबा, 1.5 मील चौड़ा था। मेगास्थनीज ने क्या लिखा है कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का क्षेत्रफल 9 मील लंबा, 1.5 मील चौड़ा था। और आगे देखते हैं क्या लिखे हैं। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का क्षेत्रफल 9 मील लंबा, 1.5 मील चौड़ा था। ये आप देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं क्या लिखे हैं। तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक की सड़कों की दोनों ओर छायादार वृक्ष तथा जगह जगह पर इसमें वृक्ष लगे थे। तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक की सड़कों की दोनों ओर छायादार वृक्ष थे तथा 400 लोग यहाँ पर रह सकते थे। वृक्ष तथा जगह जगह पर वृक्ष थे। ये अतः निकाल दीजिए, क्यों ये बड़ा हो रहा है। तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक की सड़कों की दोनों ओर छायादार वृक्ष थे। और फिर जी ऑप्शन ऊपर सही, सभी सही हैं, तो आप जी पे सही का निशान लगाएंगे। जी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। बताओ, उपर्युक्त सभी सही हैं। ये छायादार वृक्ष थे भाई, ये इतना नहीं लिखना, छायादार वृक्ष थे। चलिए अगले देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखें। मेगास्थनीज ने अपनी भारत यात्रा विवरण में उन चीज़ों के बारे में जिक्र किया है जो उसे आश्चर्यजनक लगी थी।
क्या आप बता सकते हैं कि उसने इनके बारे में क्या लिखा होगा? चलिए भाई फिर से। मेगास्थनीज ने अपनी भारत यात्रा विवरण में उन चीज़ों के बारे में जिक्र किया है जो उसे आश्चर्यजनक लगी थी। क्या आप बता सकते हैं कि उसने इनके बारे में क्या लिखा होगा? तो चलिए भाई अब देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। इसकी जोड़ी, इसकी जड़ है, इसकी जड़, जोड़ी नहीं जड़ है भाई, जड़, जड़ है, समझिए। इसकी जड़ तनु से, मतलब तने से निकलती थी, तनु से उठती है। इसकी छाया में 400 लोग एक साथ रह सकते हैं। ये फिर से सुनिए इसको। इसकी जड़ें तने से उगती हैं, इसकी जड़ें तने से उगती हैं, इसकी जड़ें तने से, फिर से ये काट दीजिए यहाँ पे, इसकी जड़ें, इसकी जड़ें तने से, तने से उगती हैं। इसकी छाया में 400 लोग एक साथ रह सकते हैं। प्रश्न को फिर से देखें। इसकी जड़ें तने से उगती हैं, ये मिस्टेक हुई भाई, मिस्टेक है, ये सुधार लेंगे। इसकी जड़ें तने से उगती हैं, इसकी छाया में 400 लोग एक साथ रह सकते हैं। प्रश्न को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसकी जड़ें तनु से निकलती हैं या उगती हैं, इसकी छाया में 400 लोग एक साथ रह सकते हैं। तो कौन सा वृक्ष हो सकता है? तो वृक्ष हो सकता है वो बरगद। बरगद के वृक्ष, मतलब बरगद के तने से भी जड़ निकलती है, आपने देखा होगा। बरगद का जहाँ पुराना वृक्ष होगा उन तनों से जड़ें निकलती हैं। वही कौटिल्य ने अपनी, वही मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। अब दूसरा क्या है? बिना मधुमक्खी के शहद निकलता है। बिना मधुमक्खी, मधुमक्खी नहीं, पालन नहीं हो रहा, फिर भी शहद निकलता है। तो किसके बारे में कहा होगा? यानी गन्ना की पैदावार की जाती थी, गन्ना। फिर आगे ऊन है, ऊन, ऊन पेड़ों से उगती हैं। ऊन, ये जो हम ऊनी कपड़ा पहनते हैं, रजाई गद्दे जो बनते हैं, उस ऊन की बात हो रही है यहाँ पे। ऊन पेड़ों से उगती हैं, यानी पेड़ों से कैसे उगेगी? यानी कपास की पैदावार होती थी। कपास के बारे में मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है। और फिर डी देखेंगे। पक्षी जो मनुष्य जैसे बोलते थे, कौन सा पक्षी मनुष्य जैसा बोलता है? तो ये आप लोग भी जानते होंगे, तोता के बारे में इशारा किया है मेगास्थनीज ने। तो समझिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। इसकी जड़ें तने से निकलती हैं या उगती हैं, ऐसा कर लेना। चलिए भाई अब अगले प्रश्न पे आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा था? बिंदुसार बैठा, या अशोक बैठा, या कुणाल बैठा, या दशरथ बैठा? प्रश्न नंबर 11। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध की गद्दी पर बैठने वाला थे बिंदुसार। अशोक पे नहीं चला जाना। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का अशोक, अशोक का लड़का कुणाल, कुणाल का लड़का दशरथ। समझिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा?
तो उसका बेटा बिंदुसार बैठा। प्रश्न 12, प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अशोक ने अलग से अधिकारी रखे, जिन्हें क्या कहा गया? प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अशोक ने अलग से अधिकारी रखे, जिन्हें क्या कहा गया? धर्म महामत, उपासक, बौद्ध भिक्षुक या समाहर्ता? प्रश्न नंबर 12, प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अशोक ने अलग से अधिकारी रखे, जिन्हें क्या कहा गया है? तो वो कहा गया है धर्म महामात्र। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13, अशोक का धर्म किस भाषा में लिखा गया है? अशोक का धर्म या पुस्तक या उसके स्तंभ, जो भी आप समझें। तो अशोक का धर्म किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में, हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में? अशोक का धर्म किस भाषा में लिखा गया है? प्रश्न नंबर 13, तो अशोक का धर्म पाली भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत किसने कराई थी? सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत किसने कराई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, बिंदुसार ने या बृहदर्थ ने? प्रश्न नंबर 14, सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत किसने कराई थी? तो सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत कराने वाले अशोक थे। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ये आपको बताना है। तो अशोक थे या दशरथ थे या कुणाल थे या बृहदर्थ थे? प्रश्न नंबर 15, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। अब आप समझ गए होंगे मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ। बृहदर्थ को पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला था। ये बृहदर्थ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ को मार डाला था और शुंग वंश की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 16, मौर्य वंश के शासन का अंत किसने किया? मौर्य वंश के शासन का अंत किसने किया? सातवाहन गौतमी पुत्र सातकर्णी ने या कुषाण वंश शासक कनिष्क ने या शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने या गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने? तो मौर्य वंश के शासन का अंत किसने किया था? तो अभी अभी व्याख्या में इससे पहले आपको बताया बृहदर्थ के सेनापति शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने किया था मौर्य वंश के शासन का अंत। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17, तीसरी बौद्ध संगीत किस शासक के शासनकाल में हुई? तीसरी बौद्ध संगीत किस शासक के शासनकाल में हुई? तो यहाँ पे हम ऐसा आपके सामने ये चार्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं सब के बारे में आपकी जानकारी हो जाए। तो पहली बौद्ध संगीत अजातशत्रु के समय, दूसरी बौद्ध संगीत कालाशोक के समय, तीसरी पूछा जा रहा तो अशोक के समय हुई है, चौथी कनिष्क के समय और पांचवी हर्ष के समय। तो आप सीरियल से याद करेंगे। पहले बौद्ध संगीत अजातशत्रु, दूसरी बौद्ध संगीत कालाशोक, तीसरी अशोक के समय,
चौथी कनिष्क के समय और पांचवी हर्ष के समय। तो आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई? प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई? तो ये भी सीरियल से आपके सामने रख दिया हूँ। पहली बौद्ध संगीत राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई, चौथी कश्मीर में हुई और पांचवी उज्जैन में हुई। मतलब साथ में इस पे प्रश्न एक एक प्रश्न पे 5-5 प्रश्न बन सकते थे, तो वो सेशन बहुत बड़ा होता। तो हम इसलिए व्याख्या में आपको बता रहे हैं। सेशन को आप बार बार देखेंगे, व्याख्या को बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि हम हर क्वेश्चन पे डिटेल से आपसे बात करते, तो फिर अगर 4 क्वेश्चन है तो 4 पंचे 20 क्वेश्चन और ज़्यादा हो जाता। तो इसलिए हम व्याख्या में आपको दे रहे हैं। व्याख्या बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई? राजगृह। दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कश्मीर और पांचवी उज्जैन। पर आपका प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, द्वितीय बौद्ध संगीत के समय किस वंश का शासन था? द्वितीय बौद्ध संगीत के समय किस वंश का शासन था, ये आपको बताना है। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, कनिष्क वंश या वर्धन वंश। तो प्रथम बौद्ध संगीत के समय हर्यक वंश था, द्वितीय बौद्ध संगीत के समय शिशुनाग वंश था, तृतीय समय मौर्य वंश था, चतुर्थ के समय कनिष्क वंश था और पांचवी संगीत के समय वर्धन वंश था। तो आपको ये भी साथ में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप सेशन को बार बार देखेंगे, याद हो जाएगा। हम इसको क्वेश्चन बनाते तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता, बहुत बड़ा सेशन हो जाता। इसलिए सब पे क्वेश्चन ना बनाकर हम व्याख्या में आपको समझा रहे हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगीत के समय शिशुनाग वंश का शासन था। शिशुनाग वंश के कौन थे? कालाशोक, बता चुका हूँ। फिर ये प्रश्न 20 है, पर इसमें प्रश्न 19 लिख गया है, पर ये प्रश्न 20 है। चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने पहली बौद्ध संगीत की, महाकात्यायन ने दूसरी संगीत की, मोगलीपुत्र टिस्य ने तीसरी संगीत की और वसमित्र ने चौथी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की है और हुएनसांग ने पांचवी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की है। तो आपका प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता वसमित्र ने की थी। अब आपकी पाठ पुस्तक से जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को भी हल कराने की कोशिश किया हूँ, उन प्रश्नों को आप देखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र का शासक था। इतना सही उत्तर आपको याद करना है, बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं। हम जानते हैं कि आप अभी छोटे प्रश्न करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। तो बहुत बड़ा प्रश्न कर देंगे तो आपको याद भी नहीं होगा। तो इसलिए छोटे छोटे उत्तर, छोटे छोटे प्रश्न रखे हैं इसमें। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र का शासक था। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न बी, चाणक्य और मेगास्थनीज की पुस्तकों के नाम लिखिए। चाणक्य और मेगास्थनीज की पुस्तकों के नाम लिखिए। तो चाणक्य की, ये चाणक्य है भाई, चाणक्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। समझिए, चाणक्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर सी, अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा? युद्ध का परिणाम क्या हुआ?
अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा और युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। उत्तर देखें, अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ। अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। फिर से इसका उत्तर देखें, अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ। अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? इस धर्म के प्रसार के लिए उसने क्या किया? अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? इस धर्म के प्रसार के लिए उसने क्या किया? तो उत्तर देखें इसका, कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार के कारण अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न देशों में प्रचारक भेजे। जैसे श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा गई थी। महेंद्र और संघमित्रा अशोक के पुत्र और पुत्री थीं। तो हम एक साथ में उत्तर ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए संक्षेप में आपको बता रहे हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? इस धर्म के प्रसार के लिए उसने क्या किया? तो उत्तर होगा इसका, कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार के कारण अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न देशों में प्रचारक भेजे हैं। चलिए भाई अगले पे आ जाते हैं। हमारा राज चिन्ह क्या है? हमारा राज चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। समझिए। अब उत्तर देखें, हमारा राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। समझिए, हमारा राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। मौर्यों के प्रशासन का वर्णन कीजिए। मौर्यों के प्रशासन का वर्णन कीजिए। तो मौर्यों का प्रशासन राजतंत्रात्मक या केंद्रीकृत शासन था। चलिए इसका उत्तर देखते हैं, इसके व्याख्या देखते हैं। मौर्यों का प्रशासन राजतंत्रात्मक था। विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष थे और प्रशासन में ने चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य था, जिसकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। विभिन्न विभाग के अंदर जो काम आते थे उनका केंद्रीय नेतृत्व ही अंतिम फैसला लेता था। इसकी व्याख्या देख लें। इसकी व्याख्या 3-4 लाइन हो गई है। मौर्यों का प्रशासन राजतंत्रात्मक था। विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष थे और प्रशासन ने चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य था, जिसकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। विभिन्न विभाग के अंदर जो काम आते थे उनका केंद्रीय नेतृत्व ही अंतिम फैसला लेता था। अब दूसरा प्रश्न देखें क्या है। दूसरा है, सही पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाइए। सही पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाइए। चलिए भाई आप प्रश्न को ले आते हैं सामने। अशोक ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कई युद्ध लड़े। पहला, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया। दूसरा, अशोक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया। तो देखिए भाई, अशोक ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कई युद्ध किए, ये सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया, ये सही है। अशोक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार, नहीं ये गलत है। बिंदुसार बाप था और अशोक बेटा था। यहाँ पे उल्टा लिखा गया है।
चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया था, ये भी सही है। ये पहले पे सही का ही निशान लगाना। युद्ध तो उसने कलिंग का युद्ध आज सामने आता है कि कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा था, पर उसके पहले भी युद्ध लड़े हैं, तो ये आप सही पे जाएंगे, गलत पे नहीं जाएंगे। गलत पे केवल एक है, अशोक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार था। नहीं, बिंदुसार का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अशोक था, ये गलत है। सही जोड़े बनाइए, सही जोड़े बनाइए। पाटलिपुत्र, धर्महामात, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया, अशोक ने अपनी पुत्र को श्रीलंका भेजा। अब जोड़े कैसे बनाएंगे? तो पाटलिपुत्र को मिला दीजिए, 6 पार्षद द्वारा शासन होता था, ये चौथे को मिला दीजिए। धर्म महामात्र क्या था? प्रजा को सही राह दिखाने के लिए, 2 को 1 से मिला दीजिए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया, क्यों भाई? 3 को 3 से मिला दीजिए। अशोक ने अपनी पुत्र को श्रीलंका भेजा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, मिला दीजिए। ए को मिला दीजिए 4 से, ए को 4 से मिला दें, बी को 1 से मिला दें, सी को 3 से मिला दें, सी को 3 से मिला दें, और डी को 2 से मिला दें। फिर से सुन लें, पाटलिपुत्र को 4 से 6 पार्षद के द्वारा शासित होता था। बी देखें, धर्म महामात्य प्रजा को सही राह दिखाने वाले अधिकारी थे, बी को 1 से मिला दें। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया, नंद वंश के शासकों को परास्त करने के लिए, भाई प्राप्त नहीं, परास्त करने के लिए है, परास्त करने के लिए है, परास्त करने के लिए या हराने के लिए है। नंद वंश के शासकों को परास्त करने के लिए, और अशोक ने अपनी पुत्री को श्रीलंका भेजा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से किसे आप सही और किसे गलत मानते हैं? नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से किसे आप सही और किसे गलत मानते हैं? तो चलिए भाई, एक देखें, दूसरों के लिए गलत बातें करना। अरे भाई, दूसरों के लिए गलत बातें करना गलत है। ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, 6ठा है, 7वां है, 8वां है। दूसरों के साथ समानता का व्यवहार करना सही है, ऐसा होना चाहिए। प्रेम पूर्वक बोलना, ये भी सही है, होना चाहिए। लड़कियों को समान अधिकार देना, ये भी सही है। आपस में मारपीट करना गलत है। प्राणियों एवं जीव जंतुओं की सुरक्षा करना भी सही है। बाल मजदूरी को रोकना सही है। वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना सही है। तो इसमें सब सही हैं, केवल 2 गलत हैं। 2 कौन से गलत हैं? दूसरों के लिए गलत बातें करना, और आपस में मारपीट करना, ये दोनों गलत हैं, और सब सही हैं। ये दोनों गलत, ये से गलत का निशान लगाएंगे और सब पर सही का निशान लगाएंगे। दूसरों के लिए गलत बातें करना गलत है, आपस में मारपीट करना गलत है, ये दोनों गलत कर देंगे और सब सही कर देंगे। तो चलिए भाई, अब इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का हम समापन करते हैं। देखिए, सेशन बड़ा ना हो, इसके लिए बहुत कोशिश किया हूँ व्याख्या के माध्यम से आपको समझाने का। तो आप बार बार इस सेशन को देखेंगे और बार बार देखने के बाद नोटबुक में लिख भी लेंगे, तब आपको इस पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। जैसा बता रहा हूँ वैसा आप याद करने की कोशिश करना। जहाँ पे मिस्टेक हुई है वो भी सुधार करके आपके सामने रखा, उसको सुधार करके ही नोटबुक में लिखना है, सुधार करके ही याद करना है, सुधार करके ही पढ़ना है। तो चलिए, अब हम इसी के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।